Hello dear students, in continuation of N Avasthi video solution series, we are going to discuss level 1 question 21 to 30. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 21 से। 21 हमें बोल रहा है इफ रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर्स एटम इज आर देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। तो हमारे पास जो रेडियस का एक्सप्रेशन होता है आर एन वो होगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जेड की वैल्यू अपने को दी भी नहीं है, बोर्स एटम बोला हुआ है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। अपन रेडियस 2 निकालेंगे। रेडियस 2 हमारे पास हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए था तो 2 का स्क्वायर अपॉन जेड। और इसी तरह से आप थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.529 यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपॉन जेड। यदि आप R2 अपॉन R3 यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रेशियो में केवल 4 और 9, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखें तो रेडियस 2 की लेट से इसके लिए जो रेडियस थी वो क्या है, आर है, कैपिटल आर से इसको डिनोट कर रहे हो, और यहाँ पर इसका रेशियो अपने को निकालना है तो इसको अपन क्वेश्चन मार्क कर देते जो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क होगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 9/4 आर। इस वैल्यू का सॉल्व करेंगे तो ये 2.25 आर हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है इन टर्म्स ऑफ आर वो हो जाएगी 2.25 आर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, विच बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ हैज़ द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए n=1, हाइड्रोजन एटम के लिए z=1। तो रेडियस जो हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए वो हमारे पास क्या हो जाएगी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1 ओंगस्ट्रोम। तो ये हो जाएगा 0.529 के बराबर। अब इसी तरह से आप बेरिलियम के लिए देखें तो बेरिलियम के लिए हमारे पास जो क्या होगा जेड की वैल्यू हमारे पास 4 है, एन की वैल्यू अपने को यहाँ पर पता करनी है। तो रेडियस अपने को पता करनी है फॉर बेरिलियम। तो यहाँ पर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड ये फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू तो दी भी नहीं है, सिर्फ जेड की वैल्यू दी हुई है, जेड की वैल्यू 4 हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को अपने को, यानी ये इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इन दोनों को इक्वेट करना है। ये दोनों इक्वेट कब होगी, जब हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ जाए यहाँ पर, सॉरी एन स्क्वायर की जो वैल्यू हो वो 4 के बराबर आ जाए। तो ये रेशियो 1 हो जाएगा और 0.529 के बराबर होगा, यानी एन स्क्वायर 4 के बराबर होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वर्सेस जेड 1/n एंड स्मॉल n। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी Z/n की। तो इसमें एक्सप्रेशन अपन देखेंगे तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर के, वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सेल के। तो यहाँ पर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी और n में, तो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यदि आप वेलोसिटी और n 1/n के बीच में प्लॉट करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पूरी क्वांटिटी के, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और वेलोसिटी और जेड के बीच में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये साइन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों ग्राफ हमारे करेक्ट है, केवल ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट ग्राफ है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हमारे पास जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू हमारे पास 1 है और एन की वैल्यू हमारे पास 2 है। इस बेसिस पे अपने को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, और टाइम पीरियड हमारे पास होगा 2πr अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो रेडियस और वेलोसिटी होगी वो सेकेंड ऑर्बिट की होगी, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं v2 अपॉन 2πr2। ठीक है, तो वेलोसिटी अपन निकाल लें v2, तो v2 हमारे पास होगा 2.18 × 10⁶ Z/n। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए 2.18 × 10⁶ Z हमारे पास 1 2। इसी तरह से आप R2 निकाल लीजिए,
तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 2 का स्क्वायर, और जेड हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमने वेलोसिटी और रेडियस पता कर ली, तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू में पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू हाफ, ये वेलोसिटी है कोई, और हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और R2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.529 इंटू 4। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो अपने को कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 25। इसमें क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो हमारे पास बोला गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स होती है किसके, टोटल एनर्जी के। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, नेगेटिव स्लोप में होगा। जैसे कि हमारे पास यदि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में जो ग्राफ बनाते थे वो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप में बनाते थे, बट यदि नेगेटिव स्लोप की बात करेंगे तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की। तो यहाँ पर साइन भी होता तो हमारे पास ये मोर करेक्ट होता। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड बाई एन के। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वेलोसिटी को यहाँ पर स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जेड के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी हमारे पास 2 पाई आर अपॉन वी। अब इसमें हो जाएगा वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिटल और यहाँ पर 2 पाई आर एन। अब इसको यदि अपन देखें तो वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड बाई एन की, और जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर बाई जेड की। तो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन देखें क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर यहाँ पर जेड। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के। तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होगा। इसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स अपन यदि बोलें कूलम्बिक फोर्स तो वो क्या होता है KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है प्लस जेड ई। तो यहाँ पर हो जाएगा K प्लस जेड ई माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी K जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस में। अब जो रेडियस है वो हमारे पास क्या होगी, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर अपॉन जेड की। K और E की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यहाँ पर जेड अपॉन यहाँ पर एन स्क्वायर बाई जेड का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो जेड अपॉन n⁴ और ये हमारा जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन n⁴। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड क्यूब अपॉन n⁴ के। तो जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो केवल हमारे पास यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो समवेयर ऑप्शन ए को भी आप बोल सकते हो, बस ये नेगेटिव साइन की वजह से ये लेस करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंगल चॉइस है। तो नेक्स्ट है 26, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट इज। तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स अपन किस तरह से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव nth ऑर्बिट में अपन निकाल सकते हैं सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट, सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग डिवाइडेड बाय हमारी वेवलेंथ। तो हमारे पास यहाँ पर सरकमफरेंस क्या होगा, सर्कुलर पाथ होता है ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर्स,
तो यहाँ पे 2πr हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर वेवलेंथ लेमडा ले लिया अपन ने। अब हमारे पास जो लेमडा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा इक्वल टू होता है h/mv। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आप कर देंगे 2πr, यहाँ पर h और यहाँ पर mv। जब इस एक्सप्रेशन को आप कुछ रीअरेंज करेंगे 2πmvr/h। अब बोर्स मॉडल के हिसाब से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, NH/2π। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर mvr की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, NH/2π। तो 2π इंटू NH/2π अपॉन h। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, n। दैट मीन्स nth ऑर्बिट में हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी, तो ये सही बात है कि हमारे पास हर एक ईच ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी होती है वो डिफाइंड होती है। उस पर्टिकुलर एनर्जी के अलावा दूसरी कोई एनर्जी उन ऑर्बिटल्स में नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, कि n=1 पे हमारी एक एनर्जी है, n=2 में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी है, न तो वो इमिट कर रहे हैं न ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और बोर मॉडल का ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। ये भी सही बात है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर लेके जा रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस के, उस ऑर्बिटल की लोएस्ट एनर्जी होगी। तो ये भी बोर मॉडल का स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। सही बात है कि n=1, n=2, n=3 हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास बोल रहे पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, कि आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमारा जो होता है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ना कि बोर्स मॉडल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमारा बोर मॉडल को केवल ये ऑप्शन डी मैच नहीं करता है। नेक्स्ट है 28। What is the separation energy in electron volt for electron present in the first excited state of beryllium 3+। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से क्या मतलब है कि हमारे पास जो n है वो हमारे पास 2 है, यानी सेकेंडरी स्टेट है, और बेरिलियम 3+ के लिए जो z की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। और सेपरेशन एनर्जी क्या होता है कि हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉन n=2 में है तो उससे कम्प्लीटली रिमूव कर दें अपन, यानी अपन n=इनफाइनाइट ले लेंगे फाइनल स्टेट, यदि कम्प्लीटली एटम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो सेपरेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज इन एनर्जी हो जाएगा, फाइनल एनर्जी इनफाइनाइट माइनस E2। तो इनफाइनाइट पे हमारे जो एनर्जी होगी वो 0 होगी। यहाँ पर हमारे पास एनर्जी होती है -13.6 Z²/n²। तो हमारे पास सेपरेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी +13.6 Z² यानी 4 का स्क्वायर अपॉन n² यानी 2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29। इफ़ इन बोर्स मॉडल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज T and Z, where n represents shell number and Z represents atomic number, then the value of these ratio will be। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे निकालते हैं अपन, टाइम पीरियड को अपन लिखते हैं 2πr अपॉन v। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस है वो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, n² के, और वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z/n के। तो अपन देखें कि जो T and Z है, यदि उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन बोलें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n² अपॉन z/n। इस तरह रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने पे n³ अपॉन z²। अब इस वैल्यू के बेसिस पे ही अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास T12 जो आ जाएगा अपॉन T21,
तो ये जो रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट रखिए तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट रखेंगे तो हमारे पास ये 8/1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/32 होगा। तो रेशियो हमारा 1/32 यानी ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीटेड इन बोर्स थ्योरी, यानी सेपरेट, इंडिविजुअल, अलग अलग हो हर एक ऑर्बिटल के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, ये डिस्क्रीटेड फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन लिखता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी वो होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यानी एच अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो जैसे जैसे आप हर एक ऑर्बिट्स की डिसाइडेशन करते हैं वो एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे ही करेंगे। तो ये सबके लिए अलग अलग होगा और डिस्क्रीटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब यही है कि हमारे पास स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में ये डिवाइडेड होगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर एनर्जी क्वांटाइज्ड का भी तो बोर्स थ्योरी में बोला गया था। एनर्जी जो थी वो टोटल एनर्जी के लिए स्टेटमेंट्स बोला गया था, ना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।